We're going to start with paper 2, physics. Let's do the questions now. So question number 1. A boy takes 30 minutes to cycle a distance of 8 kilometers. He then walks a further distance of 2 kilometers in 5 minutes, in 15 minutes. What is his average speed? Okay. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है और फिर हम उसके बेसिस पे उसकी रीजनिंग करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा 8 किलोमीटर है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस के अंदर साइकिलिंग डिस्टेंस है। अच्छा, मैं ना पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ। तो हमने एक साइकिलिंग के साथ डिस्टेंस कवर किया है और एक हमने वॉकिंग के साथ डिस्टेंस कवर किया है। साइकिलिंग के साथ हमने 8 किलोमीटर्स और वॉकिंग के साथ 2 किलोमीटर्स कवर किया, यानी कि हमने टोटल 10 किलोमीटर्स जो है डिस्टेंस कवर किया। अब टोटल टाइम भी कैलकुलेट करते हैं। टोटल टाइम के लिए क्या है हमारे पास, जब हमने साइकिलिंग की, मैं सिर्फ सी लिख रही हूँ, और वॉकिंग हमें लगने में 30 मिनट्स लगे और इसमें 15 मिनट्स, 30 प्लस 15 मिनट्स। तो हम लोग उसको मिनट्स के बजाय, क्योंकि जब भी हम लोग किलोमीटर की बात करते हैं तो हम लोग वो आर किलोमीटर पर आवर होता है, इवन आंसर भी हमसे किलोमीटर पर आवर के ऊपर डिमांड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन मिनट्स को किलोमीटर पर आवर किलोमीटर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे, अगर हम लोगों ने किसी भी कन्वर्ट करना होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने मिनट से आवर्स में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 आवर, और 15 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.25 आवर। तो अब इन दोनों आवर्स को जब हम प्लस करेंगे तो इट विल बी 0.75 आवर। जब भी हमने एवरेज स्पीड लेनी होती है, एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 करें, इस तरह से एवरेज लेना नहीं है। ये हमने मैथ्स वाली एवरेज यहाँ पर नहीं लेनी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है। अब हम लोगों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखना है, which is what I just said, that is total distance over total time, और ये हो गया 10 ओवर 0.75, और इसका आंसर आ जाएगा 13.33 रिकरिंग आ रहा है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि 3 रिकरिंग आ रहा है और हमारी बाकी सारी ऑप्शन में से जो डी है ये मोस्ट सुटेबल है और मोस्ट क्लोजेस्ट है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. A small light ball is dropped from the top of the building. Which graph shows how the speed of the ball changes with time? ओके, तो ये हमारे पास है। अब दोबारा से क्वेश्चन, ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है। हमने स्पीड टाइम ग्राफ का बताना है। तो बात ये है कि एक टॉप बिल्डिंग से जो है वो बॉल गिरा है, और वो बॉल किस तरह से टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज होगा, हमने इसके ऊपर बात करनी है। अब हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहले हम लोग एक्सप्लेन, मैं समझाऊंगी कि क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली जो चीज देखने वाली वो ये है कि जो बॉल है वो स्टार्ट हुई होगी रेस्ट से, या एक वो टॉप से उसने ड्रॉप किया ना, तो स्टार्टिंग में तो उसके हाथ में थी, तो स्टार्टिंग में हमारे पास स्पीड जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब क्या है, वो डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड जाएगा, और वो डाउनवर्ड जाने की वजह से स्पीड जो है वो इवेंचुअली इंक्रीज होगी। एक टाइम पे जाके, एक जब जब एक पॉइंट पे वो जब रीच कर जाएगी, उसके बाद जो एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जब वो ऊपर से गिरता है, मैं दोबारा से बताती हूँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब वो ऊपर से गिरे, इनिशियली उसकी 0 है स्पीड, उसका एक सर्टन वेट है जिसकी वजह से वो नीचे जा रहा है। जैसे जैसे वो नीचे जाता रहेगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, पर एक पॉइंट आएगा ऐसा जिसमें उसकी अपवर्ड फोर्स जो है वो भी, जिसको हम लोग एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ये वेट अलग है और एयर रेजिस्टेंस अलग है। उससे क्या होगा कि वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चला जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन जो होती है वो 0 चली जाती है, तो आप कांस्टेंट स्पीड पे मूव करने लग जाते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये हो रहा होता है। लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स, और अब हम लोग देखते हैं कि हम इसको, इसके ग्राफ्स को कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं। हमने सब क्या बात की थी कि हमारी स्पीड 0 से स्टार्ट होगी, तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये ठीक है, ये 0 स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये 0 स्टार्ट हो रहा है, ये भी ठीक है। पर ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग पहले से इसको क्रॉस कर लेंगे। फिर हमने कहा कि वो लीनियरली डाटा, जो लीनियरली जो हमारी स्पीड है वो इंक्रीज कर रही होगी, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, स्पीड यहाँ पे भी इंक्रीज कर रही है, स्पीड यहाँ पे भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है।
फिर हमने कहा एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिस पे जाके हमारा एयर जब ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा वेट से तो कांस्टेंट स्पीड होगी। क्या हमें एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट स्पीड नजर आ रही है? नो। क्या हमें एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट स्पीड नजर आ रही है? अगर हम लोग देखें तो ये एक पॉइंट पे गई है और फिर उस पीक पॉइंट पे जाके फिर एकदम डिक्रीज करने लग गई। हमने कभी भी स्पीड डिक्रीज की बात नहीं की, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक ग्रेजुअली इंक्रीज किया और फिर कांस्टेंट स्पीड की स्टेट में आ गया, तो हमारा आंसर सी है। उसके अलावा भी अगर देखें तो यहाँ पर एक कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर हम कोई बॉल ड्रॉप करते हैं ना वो बिल्कुल स्ट्रेटली नहीं जाएगा, थोड़ा उसमें कर्वनेस होगी, तो इसलिए सी वुड बी आइडियल ऑप्शन। Moving on, question number 3. The diagram shows a uniform beam pivoted at its center. ये center है. A student applies two forces, एक F1 और एक F1 और एक F2 जो है उसने force दी है. उसने कहा कौन सी रो करेक्ट है? एक clockwise मूवमेंट हो रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है? हमेशा इस तरह से, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर वैसे भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फर्क नहीं समझ आता तो अपनी जहन में ना इस तरह से एक इमेज बना लो। कहीं पे अगर इस तरह से बना हुआ है एरो तो यू कैन ऑलरेडी थिंक ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉक हमारी इस तरह चलेगी 12 1 2 3, ये 3 से 12 पे जा रहा है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल ऐसे बना हो तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। कहीं पे अगर ऐसे बना हो तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से इसका ख्याल रखना है। अब हमने पिवट के इस साइड पे देखते हैं। पहले हम लोग F2 को देख लेते हैं। F2 जा रहा है इस तरफ, तो ये किस तरफ डायरेक्शन है? ये 3 से 6 की तरफ जा रहा है, इस तरफ है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब F2 है, F2 के साथ कौन सा डिस्टेंस हम लेंगे जो उसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, पिवट के साथ टच करोगा। पिवट से और फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हम उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? D4। F2 D4 होना चाहिए क्लॉकवाइज में। F2 D4, F2 D2 नो, ये गलत। F2 D2 गलत, F2 D4 दो ऑप्शन आ गए। ओके, अब इस साइड पे अगर हम देखें तो F1 है हमारे पास जो फोर्स, ये भी इस तरफ जाएगी। ये किस तरफ जा रही है? 9 से 6 पे, 9 से 6 पे, क्लॉक के 9 से 6 में ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज फाइंड कर लिया। अब डिस्टेंस कौन सा यूज करेंगे? D3, क्योंकि हम ये वाला तो यूज नहीं कर सकते, तो टोटल डिस्टेंस आ रहा है। ये वाला भी यूज नहीं कर सकते, तो इररेलेवेंट डिस्टेंस है। हम पिवट की तरफ वाला डिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो F1 D3, F1 D1 गलत, F1 D3 करेक्ट। तो डी हमारा जो है वो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। Moving on, question number 4. Which expression can be used to determine the impulse on a tennis ball? Okay, तो impulse का मतलब क्या होता है? impulse हमारे पास प्रोडक्ट होती है फोर्स और टाइम, फोर्स टाइम जिसके ऊपर वो फोर्स एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ये वाली जो है हमारी कंडीशन होती है इम्पल्स की, और ये थोड़ा एक फैक्ट है। इसके अंदर मैं क्या इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 यही आंसर आएगा। ओके, question number 5. Water can exist in three states: solid, ice, liquid water, and gas steam. In which state is the motion of water particles only vibrational? ओके, पार्ट सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड्स में पार्टिकल वाइब्रेट, सॉलिड्स में पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स पोजीशन पर। ठीक है, उनकी कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं होती, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने वाली चीज नहीं होती, वाइब्रेशन होती है। लिक्विड में अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, पर वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं और अपने अंदर भी होते हैं। ठीक है, बट दोनों चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, ओनली वाइब्रेशनल नहीं होते, वाइब्रेट कर रहे होते हैं बट ये फ्लो भी कर रहे होते हैं, मूव भी कर रहे होते हैं। तो ट्रांसलेशनल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, या तो या तो हमारे पास वाइब्रेशनल होता है या ट्रांसलेशनल होता है। तो सॉलिड जो है वो हमारे पास वाइब्रेशनल है, लिक्विड दोनों मिक्सचर होते हैं, ट्रांसलेशनल भी होंगे वाइब्रेशनल भी होंगे। गैस की अगर हम बात करें तो वो तो उसमें तो हर चीज है, वो ट्रांसलेशनल भी हो रही है, रोटेशनल भी है, वो वाइब्रेशनल भी है, उसमें तो हर चीज अगर होती है। जब हम अपनी ऑप्शन को देखो तो लिक्विड वाटर एंड आइस, इसका मतलब है लिक्विड और सॉलिड दोनों
हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि हमने ओनली वाइब्रेशनल इस कीवर्ड को भी नोटिस करना है, तो उसकी वजह से आइस हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी लिक्विड और गैस की तो मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which row gives the correct name for each change of state shown? सबसे पहले हमारे पास गैस टू लिक्विड, हम लोग इसके ऊपर खुद लिख लेते हैं क्या क्या होता है। गैस टू लिक्विड अगर हम चाहते हैं तो हमें पता है कि ये कंडेंसेशन होती है, ठीक है। एवेपोरेशन नहीं हो सकती, कभी भी किसी सूरत इवेपोरेशन नहीं हो सकती। इवेपोरेशन क्या होता है, ओ सॉरी, वेट, इवेपोरेशन क्यों नहीं हो सकती। हम एक मिनट रुकें। सॉलिड लिक्विड गैस है, हमने सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हम इसको मेल्ट करते हैं, ठीक है। लिक्विड से गैस में जाना है तो हम लोग इसको इवेपोरेट करते हैं, और गैस से अगर हमने सॉलिड में जाना है तो हम इसको सब्लिमेशन करते हैं। और अगर हमने सॉलिड से गैस में जाना होता है तो हम सॉलिडिफिकेशन कर, नहीं उल्टा कर दिया, ये सब्लिमेशन था। सॉलिड से गैस में जाना है तो हमने सब्लिमेशन करते हैं, गैस से सॉलिड में जाते हैं तो हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं, गैस से लिक्विड में जाते हैं यानी गैस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया तो कंडेंस करते हैं। लिक्विड से गैस में जाते हैं, एवेपोरेट भी कर सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं। लिक्विड से सॉलिड में जाना होता है तो हम लोग फ्रीज कर रहे होते हैं। इस ट्रायंगल को याद रखना है जो मैंने अभी थोड़ा सा मैसअप किया था। तो गैस टू लिक्विड डेफिनेटली या तो कंडेंसेशन ही होने वाला है, ए या बी जो भी ऑप्शन होंगे। आगे चलते हैं। लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग होगा, मेल्टिंग मेल्टिंग, नो सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन ऑल तो इसमें होता है, गैस सॉलिड को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। पर अगर हम देखें तो लिक्विड का जो है, लिक्विड से सॉलिड में जाते हुए भी तो हम एक किस्म का उसको सॉलिडिफाई ही कर रहे हैं ना। तो नॉट द करेक्ट, वेरी एक्यूरेट आंसर, बट कैन बी अ करेक्ट आंसर, क्योंकि और कोई पॉसिबल सिचुएशन बेटर नहीं है, और सॉलिड से लिक्विड हमारी मेल्टिंग होनी चाहिए। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्ट। मूविंग ऑन, question number 7. In an experiment to measure specific heat capacity, a block of aluminium is heated and its rise in temperature is measured. The internal energy gained by the block is delta E. The mass of the block is m, and the rise in temperature is the block of T. Which expression gives the specific heat capacity of aluminium? Simply जो हमसे वो पूछ रहे हैं वो specific heat capacity का formula है, और specific heat capacity का formula हम लोग जब लिखते हैं हम लिख रहे होते हैं delta E is equal to m cat, समथिंग लाइक दिस। तो अब हम लोगों ने सी को जो है सब्जेक्ट बनाना है, स्पेसिफिक हीट के पास, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, ये चेंज इन टेम्परेचर, और ये मास, और ये जो इंटरनल एनर्जी है। तो सी इज इक्वल्स टू, बस को सब्जेक्ट बनाना है तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ई ओवर एम डेल्टा टी। तो ये वाली ऑप्शन जो है वो सी के साथ मैच करिए, इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट होगा। Question number 8. A cube has sides 2 meter long. The cube contains a gas pressure of 8,000 Newton per meter cube. A second cube has sides 4 meter long. This cube contains the same mass. Just mass same है और temperature भी same है. What is the pressure of the gas in the second cube? हमने second cube का जो है वो pressure निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ना इसको समझते हैं कि उसने हमें क्या दिया। हमने उसने हमें लेंथ दिया, ठीक है, इसके वॉल्यूम भी दे दिया, और हमें प्रेशर भी बता दिया। वॉल्यूम के बारे में कैसे हमें पता है, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, जो भी साइड्स हैं उनको एल क्यूब होता है, ये क्यूब है तो एल हमारे पास एक साइड 2 है तो 2 क्यूब, वॉल्यूम इसका क्या है 8 मीटर क्यूब। तो अगर हमें इसकी साइड्स भी पता है, इसका प्रेशर भी पता है, इसका वॉल्यूम भी पता है 8 मीटर क्यूब है, तो पीछे तो कुछ भी नहीं ना, इतना बाकी रह गया। और जो हमारा ये वाला क्यूब है, बड़ा क्यूब है, इसका 4 मीटर है, तो अगर इसके अब वॉल्यूम निकालना होगा तो 4 क्यूब होगा, 4 क्यूब हमारे पास 64 होता है, तो 64 मीटर क्यूब जो है ये इसका आ गया। तो मास भी सेम है, सेम मास, सेम टेम्परेचर। तो अब हमने इसका क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब प्रेशर, ये हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, फिर आर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं इन द केल्विन।
सही है। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं यूज करेंगे, मैं बताती हूँ इसको हम लोग ड्राइव करते हैं। हमारे पास पीवी ये वाली चीज जो है हम इसको इस तरह कहते हैं, ये हमारे पास लॉ है इसके ऊपर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये लॉ के साथ चलते हैं, ठीक है। जब दो चीजों का कंपैरिजन आता है ना तो अब हम लोग ये यूज कर रहे होते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी एक क्यूब और ये दूसरा क्यूब के बारे में ले रहे हैं। पहले हम लोग 8000 स्मॉलर क्यूब लिख लेते हैं, इसका प्रेशर हमें पता था, वॉल्यूम भी हमें पता है, P2 को हमें फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम हमें पता है दैट इज 64। अब हमने कुछ भी नहीं करना, 8000 इंटू 8 होता है 64,000 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल्स टू P2, और P2 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम नीचे जाके देखते हैं कि हमारे पास 1000 ऑप्शन में है, एंड यस इनफैक्ट हमारे पास है, तो हमारा जो ए है ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, इसको हम लोग रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम देखें ना कि हमारे पास P1 जो है वो 2 था, यानी Q1 जो है वो हमारे पास 2 था, तो Q2 जो है वो 4 है, और उसके बाद प्रेशर को अगर हम देखें इसका 8000 प्रेशर था, या जो इसका इसका क्यूब से अगर हम देखें तो ये 8 क्यूब है, सॉरी 8 था वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम था 64, तो यानी कि ये 8 टाइम्स उससे लार्जर है वॉल्यूम में, तो उसके प्रेशर जो होगा उसका भी वही फैक्टर होगा ना, यानी 8000 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर ये प्रेशर हमारा हमारे पास 8 टाइम्स, सॉरी वॉल्यूम हमारा 8 टाइम्स बढ़ रहा है, तो प्रेशर हमारा 8 टाइम डिक्रीज करेगा, उसको 8 से डिवाइड करेंगे तब भी डायरेक्टली 1000 आंसर आएगा, तो रेशो से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द मास ऑफ द इलेक्ट्रिशियन इज 72 kg, the energy for the lifting in machine supplied by 2 kilowatt electric motor, what is the efficiency of the lifting machine? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, आई वाज ट्राइंग दिस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, देन आई गूगल्ड इट एंड आई फाउंड कि ये क्वेश्चन पूरा था ही नहीं कभी। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये फुल क्वेश्चन है, अगर देखें ना यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हुआ है और यहाँ पे सारा गिवन नहीं था, यहाँ पे द मैथ से स्टार्ट किया गया, पिछला पोर्शन जो है वो स्किप हो गया था, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर, इस डॉक्यूमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 आता है। ये कौन सा पेपर है, अक्टूबर नंबर 24 P2022 उसका पेपर है, ये उसका क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में उसने कहा है एन इलेक्ट्रिशियन यूजेस अ लिफ्टिंग मशीन एज शोन, द लिफ्टिंग मशीन टेक्स 4.5 seconds lift the electrician a vertical height of 3.2 meters. The mass of electrician is 72 kgs. The energy for the lifting machine is supplied by a 2 kilowatt electric motor. What is the efficiency of the lifting machine? सबसे पहले हमें देखना है कि efficiency होती क्या है। efficiency हमें पता है कि useful output divided by total input, हम लोग इस फॉर्मूले को efficiency के लिए यूज कर रहे होते हैं। और अगर हमने वर्क निकालना होता है, यानी क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्क के बारे में एफिशिएंसी कर रहे हैं, तो यूजफुल वर्क आउटपुट किसका, वर्क का, तो वर्क हम हमारा कितना हो रहा है, क्योंकि ये लिफ्टिंग जा रही है, ठीक है, एनर्जी जो है वो हमारी मशीन की अपवर्ड जा रही है, तो हम लोग या वर्क या एनर्जी जो भी हम लोग यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मास हमें पता है 72, जी हमें पता है 9.81 जो हम यूज करते हैं, और हाइट जो है वो हम उसने हमें गिवन दी है 3.2 मीटर जो है वो लिफ्ट किया है उसने। ओके, अब जब मैं इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2260.224 जूल्स। ओके, मैंने ज़्यादा लंबा लिखा है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमारा आंसर जो है मोस्ट एक्यूरेट आए। अब हमें जो है एनर्जी, टोटल एनर्जी इनपुट के बारे में, ये तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है ना हमने उसके बारे में निकाला, ठीक है। मैं इसके ऊपर वर्क आउटपुट लिख देती हूँ या आउटपुट लिख देती हूँ, काफ़ी होगा, यानी हमने न्यूमरेटर निकाल लिया। अब हम लोगों ने टोटल इनपुट यानी कि डिनोमिनेटर है वो फाइंड आउट करना है। टोटल इनपुट क्या होगी, एनर्जी इनपुट, टोटल एनर्जी, तो वो होगी पावर टाइम्स टाइम, पावर इंटू टाइम,
पावर हमारी कितनी लगी है भाई, 2K वॉट्स, यानी एज इन 2000 वॉट्स हमने यूज किए हैं। और टाइम कितना लगा है, 4.5 सेकेंड्स। दैट इज 9000 जूल्स दैट वाज यूज्ड। तो हम इन दोनों आंसर्स को जो हमने फाइंड आउट किए हैं, इसको इसके एफिशिएंसी के फॉर्मूला में डालेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 2260.224 डिवाइडेड बाय 9000। इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.2511 कुछ समथिंग। सो 0.25 जो है हमारे पास आ रही है। यानी अगर हमसे वो कहता परसेंटेज में फाइंड करो, तो हम कहते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके कहते 25% एफिशिएंट है। और उसने हमसे परसेंटेज नहीं मांगी, उसने हमसे एफिशिएंसी इस फॉर्म में मांगी है। तो हमारा आंसर जो क्लोजेस्ट है दैट इज बी। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसको डिलीट करिए और ले चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ना तो कोई गिवन, ना हमें टाइम का गिवन है, ना हमें कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। इसलिए इसका आंसर बी है इस क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास ऑफ 20 kgs. It is taken upstairs through a height of 4 meters. What is the increase in the store of gravitational potential energy? ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है। सबसे पहले हमें हमें फॉर्मूला पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ये E के नीचे, एनर्जी के नीचे P लिखने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। EP इज इक्वल टू mgh। m हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में 20 है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 9.81 है। 9.8 भी यूज किया जा सकता है। और जो हाइट है हमारे पास, वो उससे हमें पता है कि 4 है। 4 से रेंज। तो हमारे पास जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 9.8 इंटू 4, सो आई एम गेटिंग 784 जूल्स, विच इज क्लोजेस्ट टू 780 जूल्स। तो हमारे पास ये आंसर जो है डी पार्ट इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये चैप्टर P2 है इस सैम्पल पेपर का, वो फिनिश हो रहा है। सो विल कंप्लीट इट ओवर हियर।